हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर एजू। हम लोग आज देखेंगे सॉल्यूशन। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पोर्शन है, यहाँ चैप्टर है। ठीक। सो इसमें हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे हम मोल्स क्या होता है ना। फिर उसके बाद हम आगे कैरी ऑन करेंगे, है ना। हम लोगों को सवाल लगाने में प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को बेसिक चीज़ क्लियर नहीं होता है ना। जैसे जो मोलारिटी होती है, मोलालिटी होता है, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, इसमें जो आता है सिंपल टर्म मोल, वो हमको नहीं निकालने आता है। निकालने में हमको दिक्कत होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग 11 को सही से नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है। सो हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे मोल क्या होता है, उससे पहले देखेंगे हम एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने साथ कॉपी पेन साथ लेके बैठें। इसमें बहुत कैलकुलेशन आएगा, तो उसको जहाँ पर कैलकुलेशन आए, क्वेश्चन आए, तो आप उसको वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद इसको आप अपने से ट्राई करें, फिर उसके बाद वीडियो को आगे देखें। ठीक है। क्योंकि अगर आप कॉपी पेन साथ लेकर नहीं बैठेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, या फिर वो फील नहीं आ पाएगा। हम आपको ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको मोललता, मोलरता, मोल कैसे निकाला जाता है, मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है कि आप लोग अपने साथ कॉपी पेन साथ लेके बैठे। ठीक। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग कॉपी पेन साथ लेके बैठे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। आप इसको अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, है ना, और अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। ठीक। सो सॉल्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं विलयन, है ना। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? विलयन। ठीक है। पहले समझते हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। एवोगैड्रो नंबर आप लोग सुने होंगे बचपन में, है ना। बचपन मतलब 11th में। सो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, या फिर एवोगैड्रो नंबर कितना होता है। सो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर, है ना। हम इस बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और हम जो यहाँ पर पूछें आप लोग अपने मन में ही जवाब दे सकते हैं, है ना, कि इतना होता है। तो एवोगैड्रो नंबर की बात करें तो एवोगैड्रो नंबर में इतने नंबर होते हैं। ठीक है। और इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। क्या बोलते हैं इसको? 1 मोल। 1 मोल में कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23, यानी बहुत बड़ा नंबर हो गया, है ना। आप इमेजिन नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि 6.023 के बाद कितने शून्य? 23, यानी 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, यानी कितना जाएगा ये? 23 तक। आप इसको काउंट भी आसानी से नहीं कर सकते, है ना। सो बहुत ही बड़ा नंबर है। कोई कह रहा है कि हमारे पास 1 मोल रुपया है, यानी बहुत रुपया है ना। उसके कम से कम 7-8 पूछते हैं, कम से कम बता रहे हैं, बैठ के खा सकती हैं। बहुत ही लार्ज नंबर है। सो हम लोग इतना बड़े लार्ज नंबर को स्टडी क्यों करते हैं, है ना। सो केमिस्ट्री में एक बात होती है, केमिस्ट्री में जैसे कि जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो हम एक एटम को लेकर आसानी से, है ना, उसको स्टडी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मोल लेते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमारे पास, जैसे मान लीजिए कार्बन है ना। तो कार्बन जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 ग्राम कार्बन है। 1 ग्राम क्या है? कार्बन है। तब 1 ग्राम, इस 1 ग्राम कार्बन में बहुत सारे इसके कार्बन के एटम होंगे, बहुत सारे होंगे ना। तो इसमें कितना संख्या होता है उसको हम पता कर सकते हैं इस नंबर के माध्यम से, है ना।
सो हम लोग इस सॉल्यूशन चैप्टर को जितना रिक्वायरमेंट होगा समझने के लिए मोल को बस उतना देखेंगे, है ना। और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है ना। सो एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मोल, है ना। जैसे कि अगर हमसे पूछे कि एक डजन एप्पल्स में कितने एप्पल्स होते हैं, तो आप बोलेंगे 12 एप्पल्स, है ना। कितने बोलेंगे? 12 एप्पल्स। और मान लीजिए 12 एप्पल्स का जो वेट है मान लेते हैं वह है, यानी हम यहाँ ले सकते हैं कि 12 एप्पल्स का जो वेट है वह हम मान लेते हैं 500 ग्राम है। एक एप्पल्स का वेट नहीं लिखे हम यहाँ पर, लिखे हम 12 एप्पल्स का वेट जो है मान लेते हैं कितना है 500 ग्राम्स। और हमको ये भी पता है कि एक डजन एप्पल्स में 12 एप्पल्स होते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 36 एप्पल्स है, 36 सेब हैं, तो बताइए हमारे पास कितने दर्जन या कितने डजन एप्पल्स हैं। सो आप बताएंगे सर 3 डजन एप्पल्स। तो 3 डजन कैसे आया? आप लोग क्या किए कि यहाँ जो दिया गया था आप उसको ऊपर लिख लिए। अब अपान जितना हमको पता था कि एक डजन में इतना होता है, तो एक डजन में कितने होते हैं 12, तो आप इस 12 को डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 3 डजन, है ना। 12 3 कितना होता है 36, यानी 3 डजन। अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास 60 एप्पल्स है, अब बताइए हमारे पास कितने डजन हैं एप्पल्स। सो अब भी क्या करेंगे, आप जितना हमको दिया गया उसको ऊपर लिखेंगे और जितना एक डजन में होता है उसको नीचे से डिवाइड कर देंगे। तो एक डजन में 12 होता है, तो हो जाएगा यहाँ पर 5 डजन आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब आपको कहा जाए कि हमारे पास 2500 ग्राम एप्पल्स है। अब हमारे पास कितना एप्पल्स है 2500 ग्राम। आपसे पूछा जाए कि बताइए हमारे पास कितने डजन एप्पल्स हैं। अब क्या करेंगे आप, अब आप जो यहाँ पर अगर वेट दिया है, ये वेट है 2500 ग्राम, तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे? जो वेट होगा तो 12 एप्पल्स का जो वेट है कितना दिया गया हमको 500 ग्राम, तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे 500 ग्राम से। तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, आ जाएगा 5, यानी हो जाएगा ये 5 डजन हो जाएगा। अगर आपको दिया जाए कि हमारे पास 2000 ग्राम एप्पल्स है, आप बताइए कि हमारे पास कितने डजन एप्पल्स हैं। अब भी क्या करेंगे, आप 500 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 डजन आ जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जब नंबर दिया गया था तो हम नंबर से डिवाइड कर रहे थे। 36 एप्पल्स नंबर ही है ना, तो आपको जो नंबर दिया गया है तो आप नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जब आपको नंबर दिया गया आप नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जब आपको वेट दिया गया है तो आप उसको वेट से डिवाइड कर रहे हैं। जब आपको वेट दिया गया तो आप उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, आपके वेट से, ठीक है। सो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, मोल की जो मोल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है। तो मोल इक्वल टू होता है गिवन नंबर, यानी जितना हमको संख्या दिया गया है गिवन नंबर अपान एवोगैड्रो नंबर। आप केमिस्ट्री में कौन सा नंबर होता है, कौन सा संख्या होता है, सिर्फ एक ही संख्या होता है, एवोगैड्रो संख्या, है ना। और एवोगैड्रो संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और ए को हम लोग सब स्क्रिप्ट लिखते हैं, मतलब नीचे लिखते हैं। तो Na, तो यहाँ हो जाएगा गिवन नंबर अपान एवोगैड्रो नंबर यानी Na, ठीक है। एक और फॉर्मूला हमको बन के आया, निकल के आया, मोल बराबर गिवन मास। हमको क्या दिया है, मास दिया है भाई। अगर आपको मास दिया गया था
तो गिवन मास, तो आप उसको किससे डिवाइड कर रहे थे, मास ही से डिवाइड कर रहे थे। तो केमिस्ट्री में कौन सा मास लेंगे, मॉलिक्यूलर मास। कौन सा मास लेंगे यहाँ पर हम, मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास लेंगे, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे। सो यहाँ से हम लोग मोल का 2 फार्मूला निकल के आया। पहला गिवन नंबर अपान एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, इसको याद कर लीजिए आप लोग, 6.023 इंटू 10⁻23। दूसरा होता है गिवन मास अपान मोलिकुलर मास, ठीक। तो यहाँ से हम लोग 2 फार्मूले पता चला मोल का क्या होता है, ठीक। अब इसके कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी जगह देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों के पास कि हीलियम के 3.011 इंटू 10⁻23 जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि हीलियम के 3.011 इंटू 10⁻23 एटम है हमारे पास, है ना, एटम। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए हमारे पास हीलियम के कितने मोल्स हैं। सो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको हीलियम का नंबर दिया गया है कि हीलियम कितने एटम हमारे पास है, तो आप उसको किससे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको दिया गया था कि हमारे पास 36 एप्पल्स है, तो आप बताइए कितने डजन हैं, तो आप किससे डिवाइड किए थे, 12 से, मतलब 1 दर्जन जितना होता है उससे डिवाइड कर दिए थे, तो हमको 3 डजन प्राप्त हो गया था। ठीक उसी प्रकार जब हमको नंबर दिया जाएगा तो हम किससे उसको डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो हम क्या करेंगे, 3, तो n इक्वल टू हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 अपान एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 या किसी में 23 भी लिखा जाता है, 22, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 10⁻23। 10⁻23 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 1/2, यानी कितने मोल आ गए, आधे मोल या फिर 0.5 मोल, है ना। यानी हीलियम के हमारे पास कितने मोल हैं, 0.5 मोल हमारे पास है, ठीक है। एक और हम और क्वेश्चन लेते हैं। इसको पहले आप वीडियो स्किप करके नोट कर लीजिए, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि नियॉन के, है ना, नियॉन के 11.069 इंटू 10⁻23 एटम में कितने मोल्स हैं, ठीक है। हीलियम के यहाँ क्या लिया, नियॉन लिए, तो नियॉन लिखेंगे, बोलेंगे तो नियॉन के 18.069 इंटू 10⁻23 एटम में कितने मोल्स हैं। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, जो हमको नंबर दिया गया उसको हम ऊपर लिखेंगे, तो हो जाएगा 18.069 इंटू 10⁻23 अपान एवोगैड्रो नंबर। तब एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये कितने बार में चला जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, है ना। तो नियॉन के हमारे पास कितने मोल हैं, 3 मोल हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको मोल्स का वैल्यू पता हो गया, ठीक है। हम इस प्रकार से मोल्स निकालते हैं। जब आपको नंबर दिया जाए तो आप किससे डिवाइड करेंगे, नंबर से, है ना। जैसे आपको बोला जाए कि यह एक चौक है ना, आप बताइए कि कितना मोल है, तो आपको इसका संख्या कितना दिया है, 1।
अब बटे एवोगैड्रो नंबर तो हो जाएगा 1/6.023 इंटू 10⁻23 इतने मोल्स है हमारे पास है। अगर हमारे पास मान लीजिए 2 चौक है, कोई पूछे बताओ ये 2 चौक में कितने मोल हैं, तो 2 एवोगैड्रो नंबर है कि नहीं। जितना संख्या ऊपर दिया जाएगा, तो जितना संख्या दिया जाएगा गिवन नंबर उसको ऊपर लिखेंगे, अपन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, हमको क्या पता चल जाएगा, मोल्स पता चल जाएगा। ठीक है। अब दूसरा जो फार्मूला था गिवन मास अपान मोलर मास, है ना, या फिर अगर मॉलिक्यूल दिया है तो उसको मोलर मास लेंगे या मॉलिक्यूलर मास लेंगे, अगर एटम दिया है तो उसका एटॉमिक मास लेंगे, है ना। अब उसको समझते हैं कि एटॉमिक मास कैसे निकलता है ना, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है। यह बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसके बिना आप सॉल्यूशन का एक भी क्वेश्चन नहीं लगा सकते, है ना, जहाँ तक हमारा मानना है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आप लोग इसको निकालना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर मास कितना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दे दिया कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि 500 ग्राम ml में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है ना, आपको उसमें मोलरता बोल दिया निकालने के लिए, तब उस भी कंडीशन में आपको ये मॉलिक्यूलर मास निकालना ही होगा। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, जैसे हम कहते हैं ना कि हीलियम यह है ना, हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4 AMU, और कहीं कहीं लिखते हैं हम लोग 4 ग्राम भी लिखते हैं, है ना, 4 AMU लिखते हैं, 4 ग्राम। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों सेम है, 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट और 4 ग्राम, क्या ये दोनों आपस में समान हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए पहले। चलिए हम बताते हैं पहले इसको। यहाँ पर लिखा है 4 AMU और यहाँ लिखा है 4 ग्राम। MU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। यह कैसे निकाला जाता है, हम इसको निकालते हैं, कार्बन को एक स्टैंडर्ड मान लिए हैं उसके माध्यम से निकालते हैं ना। अब समझते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन का एक एटम है, परमाणु, जैसे मान लीजिए तरबूज है, तरबूज मतलब कार्बन का एटम, है ना। ये मान लीजिए हमारे पास कार्बन का एटम है। अब इस कार्बन के एटम को क्या करेंगे हम लोग, 12 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे बाय मास, है ना। इसको कितने भाग में डिवाइड कर देंगे, 12 इक्वल पार्ट्स में। हम मान लेते हैं ये 12 पार्ट्स में है ना, 12 से ज़्यादा ये होगा, मान लेते हैं कितना है, 12 पार्ट्स है। इसको हम कार्बन को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। हम इसमें से एक पार्ट्स को बाहर निकाल देते हैं, इसको, ये इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, इस पूरे कार्बन एटम को 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, है ना। इस एक हिस्सों को क्या, हिस्से क्या बोला जाएगा, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, है ना। अब हम इस जो एक हिस्सा बाहर निकाले हैं, इससे हम सभी एटम का कंपेयर करते हैं। सो जब हम इसके एक हिस्से से हीलियम का एटम को हम कंपेयर किए, तो इसका जो वैल्यू आया, मतलब इसका जो वेट आया, यह इसके वेट से 4 गुना भारी था। समझ आ रहा है, कहने का मतलब है, पहले फिर समझते हैं। कार्बन का हम एटम लिए, उसको हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, उसमें से हम एक पार्ट्स को बाहर निकाले। अभी हम इस एक पार्ट्स को क्या बोलेंगे, 1/12 पार्ट्स ऑफ कार्बन एटम। ये तो समझ में आया, मतलब कि ये कार्बन 12 का एक हिस्सा है। अब इसी को बोला जाता है 1 AMU। क्या बोला जाता है, 1 AMU। सो जब हम इससे इसको हम कंपेयर किए, तुलना किए, तो हीलियम का जो एटम का मास आ रहा था, इसके मास से 4 गुना भारी था। समझ आया। उसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन का देखें, तो हाइड्रोजन का और इसका जो था मास एक एटम का, वह 1 आ रहा था, मतलब समान था। तो इसका हम कितना रख दिए, 1 AMU। ठीक उसी प्रकार हम सोडियम का निकालें, तो सोडियम का निकालें तो इसके मास का ये जो था 23 गुना था सोडियम का। तो इसको हम लिखिए, सोडियम का जो मास होगा, एटॉमिक मास, ये होगा 23 AMU। ठीक है। सो
एमयू कहाँ से आया, ये हमको समझ में आया कि जब कार्बन को हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसमें जो एक पार्ट निकलता है उसको बोलते हैं एक एमयू। अब हम उसी एक एमयू से हम सभी एटम का मास कंपेयर करके पता लगाते हैं, है ना। जैसे आप किसी चीज़ को आपको कोई चीज़ देना होता है ना, जैसे चीनी हो गया, चावल हो गया, तो आप एक स्टैंडर्ड मान लियो कोई चीज़, आप उससे उसको कंपेयर करते हो, अगर इक्वल हो जाता है तो उसको दे दो भाई लो 1 kg हो गया। अब भाई जो बटकरा है तो उस किसी से कंपेयर करके बनाया गया होगा ना। अब तो भगवान आए नहीं होंगे कि भगवान आए लो भैया ये 1 किलो का बटकरा है, ये 2 किलो का है, 3 किलो का है, किसी को देना होगा 1 किलो, किसी तौल को देना। भाई जो बटकरा बनाया गया है तोलने के लिए वो तो ह्यूमन मनुष्य ही बनाया है, तो वह किसी से कंपेयर करके बनाया होगा, है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार जब कोई चीज़ नापा जाता है, तौला जाता है, तो किसी एक स्टैंडर्ड से तौला मापा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा स्टैंडर्ड है, कार्बन स्टैंडर्ड माना गया है। ठीक, अब ये समझ में आया कि एक एमयू क्या होता है। तो एक एमयू होता है, या फिर यहाँ पर जैसे लिखा है कि हीलियम का जो मास है 4 एमयू है। इसका ये मतलब है कि एमयू कि हीलियम का एक एटम का मास है 4 एमयू। एक एटम का मास कितना है 4 एमयू, लेकिन यहाँ जो 4 ग्राम लिखा गया यह है हीलियम का 1 मोल का मास है। एमयू है हीलियम के एक एटम का मास 4 ग्राम। यहाँ यह बताता है कि 4 ग्राम है हीलियम का 1 मोल का मास। कहने का मतलब अगर हीलियम को, यानी हीलियम इसलिए लिए, हीलियम का हम इतने पार्टिकल, जैसे हीलियम है यहाँ पर, है ना, ये मान लीजिए हीलियम है यहाँ पर। अब हीलियम की कितना संख्या होगा 6.023 × 10⁻23। अब हम किसी चीज़ को थैला में ना भरते हैं, कितना संख्या भरेंगे, इतना 6.023 × 10⁻23 इतना भर दिए। अब फिर इसको जब तौलेंगे हीलियम को इतना भरने के बाद, तो उसका जो वेट होगा कितना आएगा 4 ग्राम आएगा। ठीक है, ठीक उसी वजह से हमारे सोडियम 23 एमयू या फिर 23 ग्राम। इसमें क्या अंतर है, यहाँ ये बताता है एमयू का मतलब है कि यह सोडियम का एक एटम का मास है, जबकि 23 ग्राम को ये बताता है कि 23 ग्राम सोडियम का 1 मोल का मास है। दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। एक एटम 1 मोल, एक एटम मतलब बहुत छोटा, बहुत कम, 1 मोल मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। इमेजिन कर सकते हो कि इतने संख्या 6.023 × 10⁻23 अनंत, है ना। मतलब अनंत नहीं करना चाहिए, मतलब गिन भी नहीं सकते हमको आसानी से उसको हम। ठीक, तो ये दोनों में अंतर होता है। तो जब हम एटम दिया जाएगा हमको तो हम इसको लेंगे 4 एमयू को, है ना। अगर हमको मॉलिक्यूलर दिया जाए मतलब मॉलिक्यूल, तो हम इसको लेंगे। ठीक है, अब हर एक एटम का निकाला गया है, तो आप लोग उसमें से कुछ एटम को याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास, है ना, वह कितना होता है 1 होता है ना। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 होता है ना। हीलियम का बात करें तो हीलियम का होता है 4 होता है। लिथियम का बात करें तो इसका 7 होता है ना। उसी प्रकार अगर हम लोग सोडियम का बात करें, जो इम्पोर्टेंट है बस उसको लिखवा रहे हैं ना। सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24, एल्यूमिनियम का होता है 26, है ना। फिर उसके बाद फास्फोरस का होता है 31 होता है। ठीक है, सल्फ़र का होता है 32, फिर उसके अलावा पोटेशियम का होता है 39, है ना। फिर कैल्शियम का होता है 40, फिर उसके अलावा क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, है ना। फिर उसके बाद सल्फर बता दिए, हाइड्रोजन का बता दिए। हाँ चलिए ठीक है, इतना आप लोग याद कर लीजिए, तो आप लोग किसी भी मतलब जितना यूज होगा आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो हम क्या करेंगे, सभी का जो एटॉमिक मास होगा जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा मॉलिक्यूलर मास।
सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम को होता है यहाँ पर 23, तो यहाँ लिखेंगे 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हो जाएगा 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब इसको सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 40 है ना। इसको जोड़ेंगे तो 33 प्लस 1 34 हो जाएगा, 34 प्लस 16 कितना हो जाएगा 40। उसी प्रकार आपको दिया जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड का निकालिए H2SO4 का, है ना। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन तो कितना हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा, प्लस सल्फ़र का कितना होता है, सल्फ़र को इतना होता है 32, तो हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 कितने हैं, मतलब ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, तो 16 × 4 हो जाएगा ये 64 है ना। अब इसको हम पूरे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 98 98 आएगा। एक और आप लोग याद यहाँ पर लिख लीजिए, कार्बन का होता है 12 है, कार्बन कितना होता है 12 होता है। जैसा आपको दे दिया जाए एसिटिक एसिड है ना CH3COOH, इसका बोला जाए निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं। कार्बन का रखेंगे 12, हाइड्रोजन का 3, 12, 16, 16, 1, सबको ऐड कर देंगे, जितना आएगा हम लोग का एसिटिक एसिड का मोलिकुलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा हमारा याद कर लेंगे तो आसानी होगा मोलिकुलर मास निकालने के लिए, है ना। लेकिन बाकी कुछ क्वेश्चन में दिए रहते हैं कि इसका इतना मोलिकुलर मास है, यानी एटॉमिक मास दिया रहता है, कुछ में दिया रहता है कुछ में नहीं दिया रहता है, तो आपको अगर याद कर लेंगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है, अब समझते हैं मोल को कैसे निकालेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है कि सोडियम के 46 ग्राम में कितने मोल हैं, कितने मोल हैं, है ना। यानी हमको सोडियम का 46 ग्राम दिया गया है, हमसे पूछा गया कि बताइए सोडियम का कितना मोल है हमारे पास। सब क्या करेंगे, मोल का फार्मूला क्या होता है दूसरा, जब हमको मास दिया जाए तो हो जाता है फार्मूला गिवन मास, यानी जो मास दिया गया है अपान, अब सोडियम का एटम है तो यहाँ रखेंगे हम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है ना, क्या रखेंगे एटॉमिक मास। तो हमको कितना मास दिया गया है 46 ग्राम, और सोडियम का एक एटम का मास कितना होता है 23, तो कितना आ जाएगा 2 ग्राम, 2 मोल। सो हमारे पास कितना मोल है सोडियम के 2 मोल है। ठीक है, कितने मोल हैं 2 मोल। और लेते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के 9 या फिर लिखते हैं इसको 49 है ना 49 ग्राम में कितने मोल उपस्थित, कितने मोल उपस्थित हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के अम्ल के 49 ग्राम में कितने मोल उपस्थित हैं, कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला रहेगा। तो मोल बराबर होता है गिवन मास कितना दिया गया है 49 यानी 49 ग्राम अपान, अब यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया गया है तो हम लिखेंगे यहाँ पर मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास को हम ऐड कर देंगे। तो हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1 होता है, 2 है तो 2 हो जाएगा। सल्फ़र का कितना होता है, सल्फ़र का होता है 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। एक एक एटम हम लिख रहे हैं ना। हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। तो जब सभी का आप ऐड करोगे निकाल करके तो ये आ जाएगा 98 है ना 98। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2 यानी आ जाएगा 0.5 मोल, 0.5 मोल। यानी सल्फ्यूरिक एसिड के 49 ग्राम में आधे मोल होते हैं। कितने मोल होते हैं, आधे मोल होता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको क्लास 11 का
जो बुक होगा उसमें आप उठा करके और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि और क्वेश्चन थोड़ा लेते हैं। क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमको अंगूठी दिया, अंगूठी। अब वो अंगूठी मान लीजिए डायमंड का है ना। किसका है? डायमंड यानी हीरा का है। और उसका जो मास है मान लेते हैं लेट से 1.2 ग्राम का है ना। बहुत ज़्यादा मास हो गया, इतना बहुत महंगा हो जाता है ना जी। मान लेते हैं कोई एक अंगूठी है ना। कोई अंगूठी, ये अंगूठी है ना। अंगूठी तो लग रहा है कि नहीं? चलिए मान लेते हैं ये अंगूठी है ना। ये अंगूठी किसका है? मान लेते हैं डायमंड का है ना। डायमंड का है और इसका जो मास है हमको दिया गया है 1.2 ग्राम। जिसको दिया गया है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है से इनका नाम ले लेते हैं हम लोग, रख देते हैं सुषमा है ना। इनका क्या नाम है? सुषमा नाम है। अब ये अपने हस्बैंड को यानी पति को ये रिंग गिफ्ट किए। अब इनका जो पति है ये है, ये इनके पति महोदय हैं या, और इनका ये हाथ बना देते हैं। हाथ कैसा रहेगा जी? ये इनका हाथ है ना। और यहाँ पर ये अंगूठी पहने हुए हैं हाथ में। सो जब सुषमा ने अपने हस्बैंड को अंगूठे दिए, अंगूठी। अब इनके जो हस्बैंड हैं ये केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछ लिया कि बताइए कि जो हमको अंगूठी दिए हैं, आप पत्नी से पूछे कि जो हमको अंगूठी दिए हैं इसमें कितने एटम हैं, है ना। अब जो सुषमा थी परेशान हो गई भाई कि हम भाई तो नाप के दिए 1.2 ग्राम का अंगूठी है। अब इसमें कैसे पता करें कितने कार्बन का एटम है ना। अच्छा आपको बता दें कि जो डायमंड होता है वो एक कार्बन का फॉर्म होता है ना। जैसे हीरा हो गया है ना, और फिर ग्रेफाइट हो गया, एक होता है फुलेरिन। तो ये सब कार्बन के फॉर्म्स होते हैं। इसको बोलते हैं अपर ऊपर है ना, एलोट्रॉप्स बोलते हैं इसको। तो डायमंड मतलब कार्बन से ही बना हुआ है। तो हम यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास लेंगे। सो इनके हस्बैंड पूछ लिए सुषमा से कि बताइए जो हमको रिंग आप गिफ्ट किए हैं उसमें कार्बन के कितने एटम हैं। तो सुषमा ये अपने सहेली के पास जाएंगी तो ये पूछेंगी कि तुम बताओ। अब इनकी जो सहेली है मान लेते ये भी क्या है? केमिस्ट्री पढ़ती है। तो इन्होंने तुरंत क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे मोल वाला है ना। अब हमारे पास मोल के कितने फार्मूले थे? 2 फार्मूला था। पहला फार्मूला है गिवन नंबर है ना। पहला फार्मूला कौन सा था? गिवन नंबर अपान एवोगैड्रो नंबर। दूसरा फार्मूला था हम लोगों का गिवन मास अपान मोलिकुलर मास, या फिर मोलर मास भी लिख सकते हैं। सो हमको गिवन मास दिया गया है 1.12। मोलर मास निकाल सकते हैं हम लोग, कार्बन है तो 12 हो जाएगा। ये भी हमको पता है एवोगैड्रो नंबर इतना होता है। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है हमको ये निकालना है, यानी गिवन नंबर यानी संख्या निकालना है। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा फार्मूले को मॉडिफाई करें सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन नंबर इक्वल टू गिवन मास अपान मोलर मास। गिवन मास अपान मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो नंबर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? एवोगैड्रो नंबर। अब इसको वैल्यू हम पुट करते हैं। तो गिवन मास कितना दिया गया हमको? 1.12 ग्राम। 1.12 ग्राम अपान मोलर मास कितना होता है डायमंड का? तो ये कार्बन का बना होता है। तो आप लिखेंगे हम
12 लिखेंगे इंटू, अब गेट रो नंबर तो 6.023 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा वो हमारा पता चल जाएगा 1.12 ग्राम में कितने कार्बन डायमंड के एटम है या कार्बन के एटम है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, है ना, और यहाँ हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, है ना। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से या फिर ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से एक शून्य, यहाँ से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 बचेगा, है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ से एक शून्य कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ 23 था पहले, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 12 तो इसको काट देते हैं, तो ये बचेगा कितना 6.023 इंटू 10⁻22 क्या कार्बन एटम। सो 1.2 ग्राम डायमंड में, डायमंड के अंगूठी में कितना कार्बन के एटम है 6.023 इंटू 10⁻22। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आप हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। जैसे मान लीजिए हम जो लिखते हैं पेंसिल से, वह किससे बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है ना। अब मान लीजिए पेंसिल जब लिखते हैं तो वह जो पेंसिल होता है खर्च होता चला जाता है, मतलब ग्रेफाइट घिसता है तो उसका जो वेट होता है कम होता चला जाता है ना। जैसे जो पेन होता है, पेन में तो भाई थोड़ा स्याही भरा हुआ होता है तो स्याही कम होता है। और जब पेंसिल उसको जब लिखते हैं तो घिसता है तो उसका जो एटम मतलब ग्रेफाइट का बना होता है तो कम होता चला जाता है ग्रेफाइट समय के बीतने के साथ या लिखते समय। मान लेते हैं, इसको पहले आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा एक पेंसिल है ना, ये हमारा क्या है यहाँ पर पेंसिल है। इसको हम लिखना शुरू किए, लिखते समय ग्रेफाइट का हम 1 या फिर 0.12 ग्राम खर्च कर दिए, है ना। इस पेंसिल से लिखना शुरू किए, लिखेंगे तो इसका जो ग्रेफाइट होगा वह कम होता चला जाएगा। तो कितना कम हो गया 0.12 ग्राम, मतलब इतना हम ग्रेफाइट लिखे। सो आप लोग बताइए कि हम जब लिखे यहाँ पर तो हम कितने मोल लिखे या फिर कितना मोल ग्रेफाइट खर्च हुआ, ये पूछना चाहिए हमको। एक बार फिर से सुनिए इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक पेंसिल है, उस पेंसिल से हम लिखते समय हम पेंसिल का 0.12 ग्राम ग्रेफाइट खर्च किए, मतलब लिखे। तो आप बताइए कि हम कितना मोल खर्च किए। ठीक है, यह आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग इसको घर पर पहले ट्राई कीजिए, है ना, या फिर अभी भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और आपको लगाइए और उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में बताइए कितना इसका आंसर आया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग हम लोग यहाँ पर जो बेसिक चीज़ था उसको हम क्लियर कर चुके हैं। ऐसे मोल का एक और फार्मूला होता है, इसको भी हम बता देते हैं। मोल के 3 फार्मूला होता है, आप लोगों को 2 पता चल गया होगा, हम बता चुके हैं। तीसरा फार्मूला होता है मोल बराबर गिवन वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर, है ना। मोल का तीसरा फार्मूला है गिवन वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर। अब 22.4 लीटर कहाँ से आया, जब हम ये जो फार्मूला होता है ये अप्लीकेबल होता है वह एसटीपी पर, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर अप्लीकेबल होता है। अब समझते हैं कि 22.4 लीटर आया कहाँ से। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई गैस है, लेट से हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस को हम एसटीपी पर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी कंटेनर में हम भरना शुरू किए। यह कंटेनर है, इस हाइड्रोजन गैस को हम इसमें भरना शुरू किए, है ना। जब इसका हम 1 मोल भर दिए, हाइड्रोजन का हम जब 1 मोल भर दिए, जब इसको हम नापें तो इसका जो वॉल्यूम था ये कितना आया 22.4 लीटर। ठीक है, यानी किसी गैस का एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है
किसी भी गैस का, यह यूनिवर्सली ट्रू है ना, किसी भी गैस का जो STP पर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। बात यह ध्यान रखना है कि ये जो मेजरमेंट लेते हैं यहाँ पे, जो हम कोई भी गैस भरते हैं वह STP होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बोल रहा है कि हमारे पास, है ना, नियान के 22 या फिर 44.8 लीटर गैस है, नियान के 44.8 लीटर गैस है। तो बताइए हमारे पास कितना मोल है। तो हम क्या रखेंगे, जितना वॉल्यूम दिया रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, अपन 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, है ना, 2 मोल आ जाएगा, समझ आया। तो 22.4 कहाँ से आया, जब हम किसी गैस को STP पर किसी कंटेनर में भरते हैं तो उसका जो वॉल्यूम अगर नापते हैं तो कितना आता है 22.4 लीटर। या फिर ऐसा समझिए कि STP पर किसी गैस को भरने के लिए किसी कंटेनर में हमको 22.4 लीटर जगह चाहिए, है ना, ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, अब हम तीनों फार्मूलों को एक बार फिर से लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। पहला है मोल बराबर गिवन मास अपान मोलिक्यूलर मास, दिया गया भार बटे आणविक भार, है ना, इक्वल टू गिवन नंबर, दिया गया संख्या, गिवन नंबर अपान एवोगैड्रो नंबर, इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर। ये मोल का तीनों फार्मूला है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी आप चैप्टर देखोगे बिना इस फार्मूले का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, स्पेशली सॉल्यूशन में। तो आपको ये तीनों फार्मूला पता होना चाहिए और कैसे इसको लगाया जाता है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का बेसिक चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्लास 12 में। आप लोगों का क्लास 12 में फिर से वेलकम, स्वागत है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, बेसिक देख रहे थे, जो कि इसमें हमको आवश्यकता थी। अगर आप इसको ये सब आपको पता था तो और अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोग उसको नोट कीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बिलियन क्या होता है ना। अभी तो समझ रहे थे मोल कैसे निकालते हैं, मोलक संख्या। अब देखेंगे हम बिलियन, यहाँ से हम लोग का ये चैप्टर स्टार्ट होता है ना। यहाँ से ये जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले समझते हैं यहाँ पर हम लोग बिलियन क्या होता है, यानी सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी समांगी मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है जो 2 या 2 से अधिक अवयव या फिर कंपोनेंट से मिल करके बने होते हैं। ठीक, तो बिलियन एक समांगी मिश्रण होता है जो 2 या 2 से अधिक अवयव या फिर कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोग सॉल्यूशन का डेफिनेशन। अब जो सॉल्यूशन होता है यानी बिलियन होता है, यह बेसिकली या फिर 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट से बने होते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स को लेकर डील करेंगे या फिर इसको देखेंगे, है ना। और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। वे सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो 2 अवयव से मिलकर बने होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में 2 चीज़ होता है इन बाइनरी सॉल्यूशन में। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, है ना। हिंदी की बात करें तो सॉल्यूशन को बोलते हैं बिलियन, आपको पता ही है। सॉल्यूट को बोलते हैं बिले और सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। ठीक, और किसी भी बिलियन में नॉर्मली या जनरली किसी भी बिलियन में जो सॉल्यूट की मात्रा होती है वह कम होती है। ठीक है, या फिर बिलियन में जिसकी मात्रा कम होगी उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट, और बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको बोलते हैं हम लोग
विलायक या फिर सॉल्वेंट, है ना। तो इसकी जो मात्रा होती है अधिक होती है, किसकी? सॉल्वेंट की, ठीक है। तो सॉल्यूट किसे कहेंगे? विलयन का वह कंपोनेंट्स या वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसको बोलेंगे हम विलेय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसको बोलेंगे हम विलायक। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो सॉल्यूट है ना, इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, है ना। और इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 6 लेटर है और इसमें 7 लेटर है। लेटर मतलब अक्षर, है ना। या फिर ऐसे हिंदी में समझ लिए कि सॉल्यूट को बोलते हैं विलेय। तो विलेय में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। और विलायक में कितने अक्षर हैं? 4। बी 1, ला 2, य 3, क 4। विलायक, है ना, 4 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर हो। तो जिसमें 3 अक्षर रहेगा, 3 अक्षर और 4 अक्षर में कौन सबसे अधिक है? सबसे कम कौन है? 3। तो जिसकी मात्रा कम वो 3, यानी उसको बोलेंगे विलेय। जिसकी मात्रा अधिक उसको बोलेंगे विलायक, ठीक। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। सॉल्वेंट में भी समझ सकते हैं कि इसमें 6 अक्षर हैं, इसमें 7 अक्षर हैं, इसमें 6 लेटर, इसमें 7 लेटर है। तो इसमें कम है मतलब इसकी मात्रा कम होगी, यह अधिक है मतलब इसकी मात्रा अधिक होगी, ठीक। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब जनरली ऐसा देखा जाता है और ऐसा होता भी है कि जो सॉल्वेंट का जो नेचर होता है या जो फिजिकल स्टेट होता है वही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है। जैसा सॉल्वेंट का या फिर जैसा विलायक का, अगर विलायक गैस में है तो जो विलयन बनेगा वह भी गैस में रहेगा। अगर विलायक द्रव में है तो जो विलयन बनेगा वह भी द्रव में रहेगा। अगर विलायक ठोस अवस्था में तो जो विलयन बनेगा वो भी ठोस अवस्था रहेगा। तो यहाँ से एक पॉइंट हम नोट कर सकते हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट्स नेचर, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसको कि विलायक की प्रकृति विलयन की भौतिक अवस्था को डिसाइड करता है या फिर निर्भर करता है। जैसा सॉल्वेंट का प्रकृति होगी, ठीक उसी वैसा ही विलयन का फिजिकल स्टेट होगा। अगर ठोस है तो ठोस रहेगा, द्रव है तो द्रव रहेगा, गैस है तो गैस रहेगा, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो सॉल्यूट होता है उसको हम पूरे चैप्टर में जहाँ भी सॉल्यूट आएगा उसको हम दर्शाएंगे कैपिटल बी से, ठीक। और जो विलायक होगा उसको हम सभी जगह दर्शाएंगे कैपिटल ए से। तो कहीं लिखा है ए मतलब विलायक, कहीं लिखा है बी मतलब विलेय की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख लिए NB, तो N को हम लिखते हैं मतलब N किसको दर्शाता है? मोल को। अब उसके नीचे हम लिख दिए B सब स्क्रिप्ट पर, मतलब ये होगा कि विलेय की मोलक संख्या। NB क्या बोलेंगे? विलेय की मोलक संख्या। N मतलब होता है मोल, B मतलब क्या होता है? विलेय, B मतलब विलेय, तो NB मतलब विलेय की मोलक संख्या। अगर लिखा है कहीं NA, इसका क्या मतलब है? विलायक की मोलों की संख्या। दिक्कत इसी में होती है ना कि हमको समझ में आया था कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसको आज समझ जाएंगे तो आधा चीज़ तो ये क्लियर हो जाएगा, आधा क्वेश्चन से लगा लेंगे। तो पहले समझना होगा कि मतलब किसको क्या कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर हर एक टॉपिक में नया नया फार्मूले आएंगे। अब हम हर फार्मूले को हिंदी में तो लिखेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि NO क्या बोलते हैं, NB क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम बता ये रहे हैं कि जो सॉल्यूट होगा हमको उसको हम B से दर्शाते हैं, यानी विलेय को हम B से दर्शाते हैं, और विलायक को हम लोग किससे दर्शाते हैं? A से दर्शाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो NB लिखा है मतलब विलेय की मोलक संख्या, NA लिखा है मतलब विलायक की मोलक संख्या। कहीं लिखा है WA या फिर WB ले लेते हैं, तो W मतलब होता है वेट, मतलब भार, किसका भार? B लिखा है मतलब विलेय का भार, तो WB मतलब विलेय का भार, WA मतलब विलायक का भार, A मतलब क्या होता है? विलायक, W मतलब वेट, तो विलायक का भार या विलायक का वेट या विलायक का मास
ठीक है। अगर कहीं लिखा है एम ए, तो एम मतलब यहाँ पर होता है मॉलिक्यूलर मास। एम मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं आणविक भार, मॉलिक्यूलर मास। अब ए लिख गया मतलब विलायक, तो ये हो जाएगा विलायक का मॉलिक्यूलर मास। एम ए का मतलब क्या हो जाएगा? विलायक का मॉलिक्यूलर मास। कहीं लिखा है एम बी, तो एम बी क्या हो जाएगा? विलेय का मॉलिक्यूलर मास या आणविक भार, ठीक है। या फिर इसको द्रव्यमान होना चाहिए, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। ये विलायक का द्रव्यमान, ये क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान, ठीक है। और इसको बोलते हैं एक्स को, जो थोड़ा स्टाइलिश लिखते हैं एक्स को, देखो एक्स ऐसे लिखा जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं थोड़ा स्टाइल से, तो इसको बोलते हैं जीटा। क्या बोलते हैं इसको? जीटा। जीटा यह बताता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम लोग दर्शाते हैं जीटा से। आगे बात करेंगे आने वाले वीडियो में, आपके आने वाले टॉपिक में। मोल प्रभाज को हम कैसे दर्शाते हैं? जीटा से। तो अगर जीटा के नीचे लिख गया बी, मतलब विलेय का मोल प्रभाज। जीटा के नीचे लिख गया ए, मतलब ए का मोल प्रभाज। ए का मतलब विलायक का मोल प्रभाज। ये विलेय का मोल प्रभाज और ये विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किसका क्या मतलब होता है, ठीक। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पता चल गया कि विलयन क्या होता है, वह कैसे बना होता है, ए का क्या मतलब होता है, बी का क्या मतलब होता है ना। सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड करता है। यहाँ तक हम लोगों का कहानी या बात हो चुकी है। अब अगला टॉपिक है सांद्रता, है ना। सांद्रता, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में, इंग्लिश में कंसंट्रेशन, ठीक है। सांद्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, सांद्रता क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर है कोई, है ना, कोई डिब्बा टाइप है, डिब्बा या फिर कोई कंटेनर, कोई पात्र है, कोई बर्तन है, इसमें हम क्या भरे हुए हैं? पानी। यह स्टोव भरा हुआ है। या फिर मान लेते हैं पानी लेकर, मान लेते कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका है? मान लेते हैं जूस बना हुआ है ना। जूस मतलब इसमें चीनी और पानी का है, चीनी प्लस पानी का ये बनाया गया है, चीनी और पानी है ना। अब आप लोग बताइए कि चीनी और पानी में विलेय कौन है, विलायक कौन है पहले। जिसकी मात्रा कम होती है वह क्या होता है? विलेय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह क्या होता है? विलायक होता है। तो जब हम जूस बनाते हैं या सॉल्यूशन बनाएंगे, तो जो चीनी होती है इसकी मात्रा कम नाते हैं, तो चीनी क्या हो जाएगा? यहाँ पे विलेय हो जाएगा, है ना। तो इसको लिखेंगे बी से। पानी क्या हो जाएगा? इसकी मात्रा अधिक नाते हैं हम लोग, अब ये क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, मतलब इसको लिखेंगे ए से, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं चीनी और पानी का विलयन भरा हुआ है, मतलब रस है इसमें। तो सांद्रता क्या होता है कि एकांक विलयन में, अब यहाँ जो हम लेते हैं विलयन, वो कोई एक यूनिट लेते हैं, 1 लीटर ले सकते हैं, 1 ml ले सकते हैं, कोई भी एक यूनिट ले सकते हैं। एकांक विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? उसकी सांद्रता। किसी भी विलयन में जितनी विलेय की मात्रा उपस्थित रहेगी वही क्या कहलाती है? उसकी सांद्रता। अब जो यहाँ पर हम सांद्रता निकालते हैं वह किसी एक यूनिट सॉल्यूशन में निकालते हैं, 1 लीटर निकाल सकते हैं, है ना, और 1 ml में कोई फिक्स सॉल्यूशन करके उसमें से निकालते हैं। यह नहीं कि हम उसका कंसंट्रेशन ज्ञात कर रहे हैं, उसमें से पानी डालते जा रहे हैं, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा?
कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन रहेगा उसका जो वॉल्यूम लेंगे वो नियत रहेगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो किसी एकांक बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलेय की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, विलेय की सांद्रता कहते हैं। अब इस सांद्रता को ज्ञात करने के लिए या पता लगाने के लिए कुछ एक्सप्रेशन की आवश्यकता होती है, या इसकी सांद्रता को बताने के लिए कुछ माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे मोलरता, मोल प्रभाज, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm, ppb, ये सब क्या होते हैं, इसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि इसमें कितना विलेय की मात्रा है। ठीक है, तो सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो माध्यम होते हैं या दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिवली, है ना, क्वालिटेटिवली, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिवली। सो कंसंट्रेशन को हम लोग दो तरीके से पता लगा सकते हैं। पहला क्वांटिटेटिवली, दूसरा क्वालिटेटिवली। दोनों एक ही हो गया क्या? इसको बोलेंगे हम क्वांटी या क्वालिटेटिवली, इसको बोलेंगे क्वांटिटेटिवली, है ना। तो क्वालिटेटिवली में हम उसको दो भागों में बांटेंगे। पहला होता है डाइल्यूट, पहला क्या होता है डाइल्यूट, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड। हिंदी में बात करें तो डाइल्यूट को हिंदी में बोलते हैं तनु, है ना, और कंसंट्रेटेड को बोलते हैं हिंदी में सांद्रित। जैसे कहते हैं ना कि ये बिलियन तनु बिलियन है या यह बिलियन सांद्रित बिलियन है। इसका क्या मतलब है? तनु बिलियन का मतलब ये होता है कि इसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक रहेगी और विलेय की मात्रा बहुत कम रहेगी, तो ऐसे बिलियन को बोलते हैं हम लोग तनु बिलियन। सांद्रित बिलियन क्या होता है? जिसमें विलायक की मात्रा कम हो और विलेय की मात्रा अधिक हो, है ना। इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बर्तन हैं, दोनों बर्तन में हम लोग रस घोले हैं चीनी और पानी का, है ना, चीनी और पानी क्या घोले हैं? रस घोले हैं। दोनों जो बर्तन हैं दोनों में जो चीनी और पानी का रस बनाए हैं 1-1 लीटर का बिलियन है, मतलब 1-1 लीटर का बिलियन का हम लोग रस बनाए हैं। तो बिलियन है तो उसमें दोनों भी होगा, विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। चूँकि हम लोग चीनी और पानी का बिलियन बनाए हैं तो जो चीनी होगा वह क्या होगा हम लोगों का विलेय होगा, और जो पानी होगा वह क्या होगा विलायक होगा, है ना। अब ये मानते हैं तनु है और ये मानते हैं सांद्रित है। अब हम समझा रहे हैं कि तनु और सांद्रित का क्या मतलब है। मान लेते हैं कि इसमें जो चीनी है यह है 5 ग्राम इसमें डाला गया है, और इसमें जो चीनी है मान लेते हैं 50 ग्राम है। दोनों भाई रस है, इसमें भी चीनी है इसमें पानी है, इसमें भी चीनी इसमें पानी है। फ़र्क सिर्फ इस बात की है कि इसमें जो चीनी की मात्रा है 5 ग्राम है और इसमें जो चीनी की मात्रा है 50 ग्राम है। तो बताइए अगर हम दोनों में पानी की मात्रा समान डालेंगे तो कौन सबसे ज़्यादा मीठा लगेगा? मीठा वही लगेगा जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होगी, मतलब विलेय की मात्रा अधिक होगी। और कौन सबसे ज़्यादा हल्का लगेगा? जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी, यानी चीनी की मात्रा कम होगी। तो जिसमें विलेय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा बहुत अधिक हो उसको बोलते हैं तनु विलयन, और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग सांद्रित विलयन। ठीक है, यह पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि तनु विलयन क्या होता है और सांद्रित विलयन क्या होता है। ठीक है,
तो क्वालिटेटिवली हमारे दो तरीके से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला होता है डाइल्यूट, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिवली में तो इसको हम इसके माध्यम से कई तरीके से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला हम देखेंगे इसमें मोलरता, मोलरता, दूसरा होगा मोललता, मोलरता, मोललता, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें तो र आ रहा है, इसमें ल आ रहा है ना, मोलरता, मोललता, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, है ना। और आगे देखेंगे चौथा प्रतिशत द्रव्यमान, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी इसका उपयोग जैसे जब क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें उपयोग किया जाता है। बोला जाएगा कि 20% H2SO4 है, तो वहाँ पर जो प्रतिशत द्रव्यमान होता है ये क्वेश्चन को देने में उपयोग किया जाता है। ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन इससे नहीं पूछता डायरेक्ट, है ना। और अगला होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा द्रव्यमान प्रतिशत आयतन। चौथा क्या था? प्रतिशत द्रव्यमान। आगे क्या है छठवां? पाँचवा प्रतिशत आयतन, ठीक है। आगे होगा हम लोग का ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो हम इसमें इतना देखेंगे, पहले देखेंगे मोलरता क्या होता है, फिर देखेंगे मोललता, फिर देखेंगे मोल प्रभाज, फिर देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, फिर देखेंगे प्रतिशत आयतन, फिर देखेंगे ppm। पहला इससे जो तीसरा है यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फार्मूले बेस होते हैं और काफ़ी ईजी होते हैं। अगर आपको मोल निकालना आता है तो बहुत ईजी है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और निकालना है। बचा ये द्रव्यमान, प्रतिशत द्रव्यमान, प्रतिशत आयतन, ppm। इसका उपयोग डायरेक्ट हम मतलब इसका जो क्वेश्चन होता है आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इसका उपयोग किया जाता है क्वेश्चन को देने में, है ना। जिससे बोला जाएगा कि किसी बिलियन में H2SO4 की मात्रा 20% है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 20% दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 20 ग्राम मतलब क्या दिया, अगर हम पूरे बिलियन को अगर 100% मान लें तो 20 ग्राम क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, बाकी विलायक 80 ग्राम हो जाएगा। अगर कहा जा रहा है कि किसी बिलियन में NaOH की आयतन 80% है, या 80% ब्रैकेट में आयतन में लिख गया है, तो इसका क्या मतलब है कि 80 ग्राम हमारे पास NaOH है और बचा 20 ग्राम जो विलायक हो वो हो जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन मतलब इसको हम मिलियन में ज्ञात करते हैं, किसी एक मिलियन में जितना विलय होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। जैसे अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, आप पढ़ेंगे आगे जाके, BOD, है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो उसमें ppm का उपयोग किया जाता है कि मतलब इस पानी में इतना ppm गंदगी है, या इतना ppm ऑक्सीजन है, या इतना ppm को ऑक्सीजन चाहिए इसको अपघटित करने में, है ना। तो ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में विलय की मात्रा निकाला जाता है ppm में। और एक होता है ppb, पार्ट्स पर बिलियन, होता है अधिक ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये जो मोलरता से लेके यहाँ पर ppm, इसको हम अगले क्लास में डील करेंगे, है ना, यानी अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। आपके लिए जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और दूसरा काम ये है कि आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, और जहाँ कहीं अगर डाउट हो तो आप लोग उसी समय कमेंट में लिख दीजिए करिए, ठीक है। और नोट्स बनाते समय जहाँ भी जैसे कि आपको लगे कि यहाँ थोड़ा हमको वीडियो पॉज करके लिख देना चाहिए, तो आप उसको वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए फिर, है ना। क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री है आपको इसमें प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, है ना। अब बिना जैसे बताएं कि जब हमारा लेक्चर आप अटेंड किया करें तो आप कॉपी पेन को साथ लेके बैठ कर किया करें, है ना। ऐसे देखेंगे कोई मतलब निकलेगा नहीं, एक कान से सुना मतलब सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगा। तो आप लोग कॉपी पेन को साथ लेके चलें
जो भी हम क्वेश्चन करवाते हैं पहले आप उसको वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप उस क्वेश्चन को जो हम करवा रहे हैं अपने से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा है फिर भी आप ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद अगर जो भी आपको आंसर आता है फिर हम बताएंगे, तो आप उससे मैच कराइए, है ना। फिर जब मैच कराएंगे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमको कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है ना। अब ऐसे हम बिना कॉपी पेन के साथ बैठेंगे तो आप वैसे ही जो है कि करते चले, मतलब देखते चले जाएंगे, कोई मतलब निकलेगा नहीं, है ना। जब आपको करेंगे तो समझ आएगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम और कहाँ सुधार करेंगे तो हमको और इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग ये सब काम करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।